हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों के प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए हम लोग लेके आए हैं रिवीजन सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ई वे बिल। और इस क्लास में मैं जो नोट्स यूज करूंगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, आप लिंक पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो सीधे आपके 4 to 5 मार्क्स की कवरेज रखेगा और बहुत इजी चैप्टर है। देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना इस चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं। देखो, नाम है ई वे बिल, ठीक है। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और वे मतलब होता है रास्ता। ऐसा बिल जो इश्यू होता है जब आपके गुड्स जो होते हैं वो रास्ते में होते हैं, उस टाइम पे जो इश्यू होता है उसे कहते हैं ई वे बिल, ठीक है जी। अब पहले देखते हैं ई वे बिल का। देखो, रजिस्टर्ड पर्सन इशू करता है, सप्लायर भी कर सकता है, रिसिपिएंट भी कर सकता है। जो गुड्स की मूवमेंट करा रहा है वो इशू करेगा ई वे बिल। इससे देखो, ई वे बिल आने से गवर्नमेंट को फायदा पता है क्या हुआ। गवर्नमेंट को फायदा ये हुआ कि उनको ना इजी हो गया गुड्स ट्रैक करने में और टैक्स इवेजन में। तो जो पहले टैक्स की चोरी हो जाती थी ना, वो चोरी रोकने में गवर्नमेंट को बहुत फायदा हुआ, ठीक है। ऐसा बिल जो इश्यू होता है जब हमारे गुड्स रास्ते में होते हैं, मूवमेंट स्टार्ट कराने से पहले, गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट करने आने से पहले हमें ई वे बिल इशू करना होता है, ठीक है। अब आप कहोगे क्या मैम, सपोज करो ये पेन है, ये पेन मैं आपको भेज रही हूँ, क्या इसमें भी ई वे बिल इशू होगा? ई वे बिल कब कब इशू करना जरूरी है? जब आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा की होती है। जब आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू, जितने का आप सामान भेज रहे हो, वो 50,000 से ज्यादा का है, तो यस, आपको ई वे बिल इशू करना पड़ेगा। मैंडेटरी है आपके ऊपर ई वे बिल इशू करना, ठीक है। अभी 50,000 की जो वैल्यू है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आपकी वैल्यू थी 45,000, ठीक है। वैल्यू थी, वैल्यू सप्लाई आपकी थी 45,000, है ना। और उस पर आपका सपोज करो 3,000 जीएसटी लग गया। कैलकुलेशन नहीं करना कि कितना किसके सामने, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। टोटल आपका बिल हो गया इतने का। क्या इस केस में आपको ई वे बिल इशू करना पड़ेगा? अब आप कहोगे मैम वैल्यू ऑफ सप्लाई तो 45,000 है, ई वे बिल इशू नहीं करेंगे। अब याद रखना भैया, ये पॉइंट ध्यान से मेरी तरफ सुन लो। पूरे जीएसटी में जब भी हम कोई थ्रेशोल्ड देखते हैं तो हम वो अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखते हैं। लेकिन ई वे बिल इकलौता चैप्टर ऐसा है जिसमें आप वैल्यू जो देखोगे वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखोगे। मतलब ये 51,000 वाली, जो 51,000 वाली वैल्यू है ना, इसे कंसिडर करेंगे। तो इस केस में आपको ई वे बिल इशू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लिमिट है 50,000 और हमारी वैल्यू हो गई 51,000, तो हमें ई वे बिल इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जीएसटी में हम जितने भी थ्रेशोल्ड्स देखते हैं वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखते हैं, लेकिन ई वे बिल का अमाउंट जो हम देखते हैं वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखते हैं। अगर हमारी वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी हमारी 50,000 क्रॉस कर जाती है तो हमें ई वे बिल इशू करना पड़ता है। इंस्टीट्यूट ये टॉपिक बार बार टेस्ट करता है और बच्चे गलत भी करके आते हैं। वो क्या करते हैं, 45,000 वाली वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। नहीं, याद रखना। और ये पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई पहले तो कैलकुलेट करेंगे एज पर चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके बाद इंक्लूडिंग जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड करेंगे, ये पॉइंट याद रखना। और लास्ट में है एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट गुड्स। अगर इसमें कोई एग्जाम्प्ट गुड्स होंगे तो उनकी वैल्यू एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है जी। अब हम क्या पढ़ रहे थे पहले, मैंडेटरी इशू ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल कब कब इशू करना होता है? फर्स्ट केस हमने पढ़ा, जब भी आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 एक्सीड करेगी उस केस में आपको ई वे बिल इशू करना पड़ेगा। और सेकंड आपके पास आता है कि गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क या हैंडीक्राफ्ट गुड्स, इनके केस में अगर आपकी वैल्यू लेस देन 50,000 भी होगी ना, तब भी आपको ई वे बिल इशू करना पड़ेगा। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इंटर स्टेट सप्लाई। देखो, इंट्रा स्टेट कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटर स्टेट है ना, और आपने जॉब वर्क के लिए सामान भेजा है या हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, तो आपको वो ई वे बिल इशू करना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आपकी वैल्यू लेस देन 50,000 है, ठीक है। ई वे बिल मैंडेटरी कब कब हो गया? जब आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो तब। हैंडीक्राफ्ट गुड्स या फिर आपकी जॉब वर्क के केस में अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आपको मैंडेटरी ई वे बिल इशू करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ई वे बिल इन 10 केसेस में, इन 10 सिचुएशंस में आपको ई वे बिल इशू करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले नॉन टैक्सेबल गुड्स। नॉन टैक्सेबल गुड्स में आपके आते हैं एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगर उनकी सप्लाई कर रहे हो तो ई वे बिल नहीं भी इशू करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी वगैरह के केसेस में जब भी आप ज्वेलरी सप्लाई कर रहे हो आपको ई वे बिल इशू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि अगर मान लो वो ई वे बिल गलत हाथों में लग गया तो हो सकता है चोरी हो जाए और ज्वेलरी कभी पहुंचे ही ना डेजिग्नेशन पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है करेंसी। अगर करेंसी सप्लाई कर रहे हो तब भी कोई दिक्कत, तब भी आपको ई वे बिल इशू करने की जरूरत नहीं है। पोस्टल एंड बैगेज के केस में पर्सनल इफेक्ट, सपोज करो मैंने अपना घर ट्रांसफर किया, एक जगह से दूसरे घर हम घर शिफ्ट कर रहे हैं अपना,
तो मेरा जो पर्सनल सामान है अगर मैं उन्हें भी लेके जा रही हूँ तब भी मुझे ई वे बिल इशू करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एम्प्टी कैरियर कंटेनर। सपोज करो मैंने कोई सामान भेजा हरियाणा से तमिलनाडु, ठीक है, अब वो कंटेनर वापस आ रहा है, खाली मतलब खाली ट्रक वापस आ रहा है, उसमें भी ई वे बिल इशू करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉन मोटराइज व्हीकल, इनमें भी ई वे बिल इशू करने की जरूरत नहीं है। मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अगर कोई गुड सप्लाई हो रहे हैं तो उसमें भी ई वे बिल इशू करने की जरूरत नहीं है। सप्लाई अंडर शेड्यूल 3, हमने सप्लाई चैप्टर में शेड्यूल 3 पढ़ा था, अगर कोई सप्लाई शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग हो रही है जिसपे अपना जीएसटी लगाते नहीं है तो उस पर भी हमारे ई वे बिल इशू करने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट है सप्लाई अंडर कस्टम सुपरविजन, कोई ऐसी सप्लाई हो रही है जो अंडर कस्टम सुपरविजन है, मतलब कस्टम डिपार्टमेंट अपने अंडर करा रहा है, तो उस पर भी ई वे बिल इशू करने की जरूरत नहीं है। तो ये 10 चीजें हैं जहाँ पे ई वे बिल इशू करना जरूरी नहीं की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है डिटेल्स इन ई वे बिल। ई वे बिल देखो, जब आप ई वे बिल बनाते हैं ना तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। अभी तो हो सकता है आप लोगों ने कभी ई वे बिल बनाया ना हो, लेकिन जब आप अपनी आर्टिकलशिप में आओगे ना तो आप ई वे बिल बनाओगे। तो देखो ई वे बिल में ना 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है ना, पार्ट ए में क्या क्या होता है ऐसे याद रखना कि जो सप्लायर है, रिसिपिएंट है और जो गुड्स है, सप्लायर है, रिसिपिएंट है और जो गुड्स सप्लाई हो रहे हैं, इन तीनों की इंफॉर्मेशन आती है। किस किस की? सप्लायर की, रिसिपिएंट की और गुड्स की। और जो पार्ट बी होता है उसमें सिर्फ ट्रांसपोर्टर की आती है, सिर्फ ट्रांसपोर्टर की डिटेल पार्ट बी में आती है। तो पार्ट ए में क्या क्या आएगा देखो, जीएसटीएन आएगा सप्लायर का, जीएसटीएन आएगा रिसिपिएंट का, सप्लायर की डिटेल, रिसिपिएंट की डिटेल। उसके बाद प्लेस ऑफ डिस्पैच, प्लेस ऑफ डिलीवरी, कहाँ से सामान डिस्पैच हो रहा है और कहाँ डिलीवर हो रहा है। डॉक्यूमेंट नंबर, इनवॉइस नंबर वगैरह आ जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट डेट, डेट भी आएगी। उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई, गुड्स की जो हम सप्लाई कर रहे हैं उनकी वैल्यू कितनी है। रीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हम ट्रांसपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट क्यों कर रहे हैं मतलब देखो सप्लाई हो सकती है, सप्लाई की हमने अगर आपको डेफिनेशन याद हो उसमें हमने पढ़ा था सप्लाई इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, लीज, बार्टर, रेंटल। तो आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा सेल है, लीज है, रेंटल है, बार्टर है, एक्सचेंज है, क्या है वो चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा HSN कोड। HSN कोड भी आपको मेंशन करना है। और HSN कोड मेंशन करते हुए ना एक चीज याद रखना कि अगर आपकी सप्लाई जो है मतलब जो वैल्यू है वो लेस देन 5 करोड़ की है, लेस देन 5 करोड़ की है तो आप लेस देन 5 करोड़ की है तो 2 डिजिट HSN कोड मेंशन कर दो, इनफ है। लेकिन अगर वैल्यू मोर देन 5 करोड़ की है तो आपको 4 डिजिट HSN कोड मेंशन करना पड़ेगा। तो ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में हमारी व्हीकल की इंफॉर्मेशन आती है और ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट अगर कोई होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है जी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइमलाइन टू प्रिपेयर ई वे बिल। टाइमलाइन टू प्रिपेयर ई वे बिल। अब देखो टाइमलाइन टू प्रिपेयर ई वे बिल में ना आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका गुड्स जा किससे रहा है, सप्लाई किससे हो रहा है, बाय रोड हो रहा है या बाय रेलवे या वेसल हो रहा है। अब देखो चाहे बाय रोड हो या बाय रेलवे या वेसल हो, जो पार्ट ए होता है ई वे बिल का वो तो आपको बिफोर मूवमेंट ही करना है, जब भी आपकी मूवमेंट स्टार्ट होगी उससे पहले ही आपको कंप्लीट करना है। जो पार्ट बी है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, तो अभी देखते हैं एक एक करके। बाय रोड अगर हम अपना गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो ई वे बिल आपका बिफोर मूवमेंट जनरेट हो जाना चाहिए, बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब देखो सपोज करो आप ई वे बिल जनरेट कर रहे हो, आपने पार्ट ए तो फिल कर दिया, अब पार्ट बी जो है ट्रांसपोर्टर की डिटेल वो आपके पास नहीं है, अगर आपके पास होगी तो आप खुद ही फिल करके सबमिट कर दोगे। लेकिन सपोज करो ट्रांसपोर्टर की डिटेल आपको नहीं है, आपने ट्रांसपोर्टेशन जो कराई है वो जीटीए से कराई है, किससे कराई है, जीटीए से। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो पार्ट बी है ना वो ट्रांसफर कर सकते हो जीटीए को, जीटीए को कह सकते हो पार्ट बी वो फिल कर देंगे। अगर आप अपना पार्ट बी जीटीए को दे रहे हो कि जीटीए फिल करेगा तो 2 सिचुएशन हो सकती है, जीटीए रजिस्टर्ड हो या जीटीए अनरजिस्टर्ड हो। अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है तो वो उसके पास एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर होगा, वो उसकी हेल्प से लॉग इन करके अपना पार्ट भी कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर जीटीए के पास जीटीए रजिस्टर्ड है, जीटीए के पास रजिस्ट्रेशन है, उसमें भी 2 सिचुएशन हो सकती हैं कि जीटीए के पास सिंगल रजिस्ट्रेशन है, जीटीए के पास मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है। अगर जीटीए के पास सिंगल रजिस्ट्रेशन है तो वो अपने जीएसटीआईएन से ही अपना हमारा ई वे बिल का पार्ट भी कंप्लीट कर देगा। अदरवाइज वो कॉमन यूएएन, कॉमन एनरोलमेंट यूनिक एनरोलमेंट नंबर जो होगा वो कॉमन यूएएन होगा उसके पास, वो सबमिट करके अपना हमारा पार्ट भी कंप्लीट करेगा, ठीक है जी। क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम अपनी गुड्स सप्लाई कर रहे हैं बाय रोड तो हमें बिफोर मूवमेंट हमें अपना पूरा ई वे बिल कंप्लीट करना है, पार्ट ए भी पार्ट बी भी। पार्ट ए तो हम कंप्लीट कर देंगे, पार्ट बी की अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है तो हम कंप्लीट कर देंगे, अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसे जीटीए को सब ट्रांसफर कर सकते हैं कि जीटीए खुद ही हमारी डिटेल्स सबमिट कर देगा। उसमें 2 सिचुएशन हो सकती है, जीटीए अनरजिस्टर्ड हो या जीटीए रजिस्टर्ड हो। जीटीए अनरजिस्टर्ड है तो यूनिक एनरोलमेंट नंबर होगा उसके पास, वो उससे हमारा पार्ट भी कंप्लीट करेगा। अगर जीटीए रजिस्टर्ड है तो सिंगल रजिस्ट्रेशन अगर है तो जीएसटीआईएन से काम चल जाएगा।
अदरवाइज मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो उसके पास कॉमन यूएएन नंबर होगा, उसकी हेल्प से हमारा पार्ट भी कंप्लीट कर देगा। अगर अब हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं बाय रेलवे या वेसल, रेलवे या वेसल से अगर हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो जो पार्ट ए है, पार्ट ए तो बिफोर कमेंसमेंट ही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन जो पार्ट बी है, पार्ट बी में आपके पास चॉइस है कि चाहे तो बिफोर कमेंसमेंट इशू कर दो या आफ्टर कमेंसमेंट भी इशू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, बिफोर डिलीवरी, जब डिलीवरी होगी उससे पहले आपको पार्ट बी भी कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर सपोज आपका कोई गुड्स है जो रेलवेज के थ्रू आया है, रेलवे डिपार्टमेंट आपको गुड्स तब तक नहीं देगा जब तक आप उन्हें ई-वे बिल दिखाओगे नहीं, कंप्लीट ई-वे बिल, ठीक है। तो आपके पास पार्ट बी में ऑप्शन है कि बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट कभी भी कर सकते हो, और यहाँ पे बट बिफोर डिलीवरी करना पड़ेगा आपको, बिफोर डिलीवरी आपको इशू करना पड़ेगा, और रेलवे आपकी डिलीवरी गुड्स डिलीवरी करने से मना कर सकता है विदाउट ई-वे बिल, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वैलिडेशन ऑफ ई-वे बिल। ई-वे बिल हमारा कब तक वैलिड रहता है, वैलिडिटी क्या रहती है? अगर आप ओवर डायमेंशनल कार्गो से भेज रहे हो गुड्स को तो उसमें आपको हर 20 किलोमीटर्स के लिए 1 डे दिया जाता है, और एडिशनल एवरी 20 किलोमीटर्स के लिए आपको 1 एडिशनल डे दिया जाता है। सपोज करो अगर आप 65 किलोमीटर्स के लिए भेज रहे हो तो फर्स्ट 20 किलोमीटर्स के लिए आपको 1 डे दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास बच्चे 45 में देखो 20 के 2 आ जाएंगे, 40 किलोमीटर्स वहां पे कवर हो जाएगा, और रिमेनिंग जो 5 बचेंगे उनके लिए भी आपको एक पूरा दिन दिया जाएगा। मतलब रिमेनिंग 45 किलोमीटर्स के लिए आपको 3 डेज और दिए जाएंगे, तो टोटल आपको 4 डेज दिए जाएंगे। क्या होगा अगर आपके पास रिमेनिंग पूरा एक 20 किलोमीटर्स बच रहे हैं या कोई पार्ट ऑफ किलोमीटर्स भी बच रहा है, तब भी आपको फुल डे दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 किलोमीटर्स के लिए 1 डे दिया जाएगा, फर्स्ट 20 किलोमीटर्स के लिए। उसके बाद हर एडिशनल 20 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ, उसका कुछ पार्ट भी रहता है, अगर 10 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर्स कुछ भी पार्ट भी रहता है उसके लिए भी आपको एक एडिशनल दिन दिया जाएगा, ठीक है जी। अदरवाइज अगर आप ओवर डायमेंशनल कार्गो से नहीं भेज रहे हो, किसी और कार्गो से भेज रहे हो, छोटे ट्रक से भेज रहे हो, तो आपको हर 200 किलोमीटर्स के लिए 1 डे दिया जाएगा, और एवरी एडिशनल 200 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑन आपको 1 डे एडिशनल और दिया जाएगा, ठीक है जी। बहुत सिंपल है। उसके बाद एक याद रखना, अगर मल्टी शिपमेंट मॉडल है और एक भी लेग अगर आपका शिप में है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपका सपोज करो पहले ट्रक एक लेके जाएगा, फिर ट्रक बी लेके जाएगा, उसके बाद फाइनली आपका जो है शिप के अंदर प्रोडक्ट जाएगा। तो अगर ऐसा कोई है कि जो मल्टी शिपमेंट मॉडल है और उसमें एक भी लेग आपका शिप के अंदर है, तो आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन 1 लेना चाहते हो, ऑप्शन 2 लेना चाहते हो, आपकी चॉइस है। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल स्टार्ट होती है जब आप पार्ट बी कंप्लीट कर देते हो। देखो पार्ट ए तो आप कंप्लीट करोगे ही करोगे बिफोर कमेंसमेंट, लेकिन वैलिडिटी कब से स्टार्ट होगी? जब आपका पार्ट बी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट डे जो होगा, देखो जो फर्स्ट डे होगा ई-वे बिल का, सपोज करो मैंने ई-वे बिल अभी इशू करा 2 बजे, ठीक है, तो नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट डे के रात के 12 बजे तक मेरा ई-वे बिल इशू रहेगा कि फर्स्ट डे कंप्लीट होगा। फर्स्ट डे जो होगा वो मोर देन 24 आवर्स का हो सकता है। आज मैंने ई-वे बिल 2 बजे इशू करा, आज रात 12 बजे तक नहीं, नेक्स्ट डे अगले दिन के 12 बजे तक ई-वे बिल वैलिड रहेगा। मोर देन 24 आवर्स का फर्स्ट डे हो सकता है, उसके बाद तो 24 आवर्स ही चलेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल मे बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी। अगर आपको लग रहा है कि आपका ट्रक डिले चल रहा है, यहाँ पे आपको 200 किलोमीटर कवर कर रहे थे, आपको अभी लग रहा है अभी तो मैंने 80 किलोमीटर से कवर करे और मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो आप वैलिडिटी एक्सटेंड करा सकते हो, लेकिन 8 आवर्स पहले आपको एटलीस्ट बताना पड़ेगा, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड बाय पर्सन इंचार्ज। पर्सन इंचार्ज कौन होता है? जैसे ट्रक का ड्राइवर हो गया, ट्रक का ड्राइवर जो लेके जा रहा है व्हीकल कन्वेंस जो लेके जा रहा है, उसके पास क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके पास पहले होना चाहिए इनवॉइस, डिलीवरी चलान या सब बिल ऑफ सप्लाई। इनवॉइस होना चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए, ठीक है, ई-वे बिल की कॉपी होनी चाहिए, है ना, और एक RFI डिवाइस होना चाहिए उनकी गुड्स में। ये ऑप्शनल है, ये लास्ट वाला पॉइंट अभी ऑप्शनल है, लेकिन ये दोनों चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए और ई-वे बिल की कॉपी होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। और RFI ये क्या होता है ना, ये इस तरह से समझो जैसे हमारे फास्ट टैग होते हैं, फास्ट टैग लगते हैं ना हमारी गाड़ियों में, जिससे हमारा टोल डायरेक्टली कट हो जाता है, ये भी कुछ उसी टाइप का डिवाइस है, लेकिन अभी ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंस्पेक्शन ऑफ कन्वेंस। अगर देखो आप अपना ट्रक लेके जा रहे हो, रास्ते में आपको पुलिस वाले ने रोक लिया, तो अब पुलिस ने अगर रोक लिया तो 2 चीजें हो सकती हैं। हमें 2 चीजें पढ़नी है कि जो पुलिस वाला है, जो कमिश्नर है, उसके पास क्या राइट है, और दूसरा जो पर्सनल इंचार्ज है, मतलब जो ड्राइवर है, ड्राइवर के पास क्या राइट्स है, दोनों पढ़ने हैं। देखो जो कमिश्नर है, कमिश्नर आपकी कन्वेंस चेक कर सकता है, ट्रक चेक कर सकता है, ई-वे बिल चेक कर सकता है, ठीक है, और इंस्टॉल कर सकता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, रीड द फिजिकल कॉपी। देखो एक काइंड ऑफ डिवाइस होता है जो कॉपी पे स्कैन कर सकता है, ठीक है, ये जो ई-वे बिल की कॉपी है उसके ऊपर स्कैन कर सकता है। ये तीनों राइट्स है हमारे कमिश्नर के पास, ठीक है जी। अब जो कमिश्नर है,
कमिश्नर ने जब आपका ट्रक रोका तो कमिश्नर के ऊपर ऑब्लिगेशन आती है कि उसे अपनी रिपोर्ट जो होगी वो सबमिट करनी पड़ेगी। रिपोर्ट वो सबमिट करेगा GST EWB 03 में। कौन सा फॉर्म है? फॉर्म का नाम है आपका GST EWB मतलब ई वे बिल, ई से EWB ई वे बिल 03 में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। दो तरह की रिपोर्ट होती है, एक होती है समरी रिपोर्ट होती है, एक होती है फाइनल रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट उसे 24 आवर्स के अंदर अंदर सबमिट करनी पड़ेगी और फाइनल रिपोर्ट वो 3 डेज के अंदर अंदर सबमिट कर सकता है। 24 आवर्स कब से? जब से उसने इंस्पेक्शन करी है उस व्हीकल की, उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे समरी रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी। ठीक है जी, सबमिट करनी पड़ेगी, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सन इंचार्ज। पर्सन इंचार्ज के पास ट्रक ड्राइवर के पास क्या राइट है? ट्रक ड्राइवर के पास राइट है कि अगर उसका ट्रक 30 मिनट से ज्यादा रोका गया, अगर उसका ट्रक 30 मिनट से ज्यादा रोका गया तो वो GST EWB 04, देखो यहाँ पे 03 था, यहाँ पे 04 है, 04 में वो रिपोर्ट फाइल कर सकता है कि भैया मेरा ट्रक बहुत ज्यादा देर रोका गया है। सेकेंड उसके पास राइट है कि सपोज करो मेरा ट्रक हरियाणा से जा रहा है तमिलनाडु, बीच में बहुत सारे स्टेट्स आएंगे, बहुत सारे स्टेट्स का बॉर्डर क्रॉस होगा, तो अगर एक जगह इंस्पेक्शन हो गया तो आगे कहीं भी इंस्पेक्शन नहीं हो सकता, ये राइट है। लेकिन आगे इंस्पेक्शन तब हो सकता है जब उन्हें ये डाउट हो कि आपने बीच में ट्रक रोक के कुछ और सामान अनलोड किया है। अगर ऐसा कोई डाउट है तभी दूसरी बार इंस्पेक्शन होगा, अदरवाइज दूसरी बार इंस्पेक्शन नहीं हो सकता। एक बार ट्रक चेक कर दिया गया, दोबारा बार बार रोक के परेशान नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये राइट्स है हमारे ट्रक ड्राइवर के और ये हमारे कमिश्नर के। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल। देखो अगर मैंने ई वे बिल इशू करा आपके नाम पे तो वो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट होता है। ठीक है, अब अगर आपको कैंसिल करना, उसे एक्सेप्ट रिजेक्ट करना आपके ऊपर भी, आप चाहो तो अगर मान लो मैंने कोई ई वे बिल इशू कर दिया आपके नाम पे, अब आप चाहते ही नहीं भैया कि ये गुड्स मेरे पास आए, तो आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हो। इवन मैं भी कैंसिल कर सकती हूँ ई वे बिल। तो कैसे होता है? देखो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ई वे बिल बाय रिसिपिएंट और सप्लायर दोनों में कोई भी कर सकता है। मैं भी कैंसिल कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको रिजेक्ट करना है तो 72 आवर्स फ्रॉम जनरेटिंग ई वे बिल या डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर तक आपको कैंसिल करना, वो रिजेक्ट करना पड़ेगा। कब तक? 72 आवर्स, जब ई वे बिल इशू हुआ उसके 72 आवर्स, या फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आएगा इन दोनों में, है ना, उससे पहले आपको अपना रिजेक्ट करना पड़ेगा ई वे बिल। और कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल, कैंसिलेशन कब होता है ई वे बिल का? या तो देखो गुड्स सप्लाई नहीं हुए, या फिर जो गुड्स की डिटेल है वो कुछ गलत फर्निश हो गई है। मतलब देखो आपने गुड्स सप्लाई ही नहीं करा, आप सपोज करो आपका ट्रक रेडी है, अब आपको एकदम माइंड में आया नहीं यार ये नहीं भेजना, आज नहीं भेजना, 10 दिन बाद भेजेंगे, तो उस दिन नहीं डिलीवरी होनी, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट ही नहीं हुए, या फिर कुछ डिटेल गलत फर्निश हो गई, तो आप ई वे बिल कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल आप 24 आवर्स के अंदर अंदर कर सकते हो। जब भी आपने अपना गुड्स है, वो ई वे बिल है, वो जनरेट किया, उसके 24 आवर्स के अंदर अंदर आप उसे कैंसिल कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, देखो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, सपोज करो आप मिस्टर ए हो और आपने ई वे बिल जनरेट कर दिया, ठीक है, और आपका ट्रक जो है ना वो निकल भी गया, ट्रक आपकी फैक्ट्री से निकल भी गया, लेकिन ट्रक अभी 1 किलोमीटर ही दूर पहुंचा था, आपने ट्रक ड्राइवर को कॉल किया, भैया वापस लिया, ट्रक वापस लिया, मुझे नहीं भेजना है सामान, ट्रक वापस लिया। इस केस में आप कैंसिल कर सकते हो। लेकिन अगर उस 1 किलोमीटर के अंदर अंदर किसी कमिश्नर ने उस ट्रक को वेरीफाई कर लिया होता, मतलब उस ट्रक की टेस्टिंग कर ली होती, सपोज 500 मीटर ही चला था, है ना, उतने में क्या हुआ, एक कमिश्नर मिला, उसने कहा भैया एक बार काम कर, ट्रक खोल, अपना ई वे बिल दिखा, मैं इंस्पेक्ट करूंगा। अगर कोई ऐसी इंस्पेक्शन हो गई है तब उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, उसके बाद वो ई वे बिल कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है जी, क्या लिखा है यहाँ पे? कैंसिल कैन नॉट बी डन इफ व्हीकल इज वेरीफाइड इन ट्रांजिट। अगर रास्ते में कोई किसी कमिश्नर ने उस ट्रक को वेरीफाई कर लिया तो उसके बाद आप ई वे बिल कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, कैंसिलेशन का क्या सीन है? कैंसिलेशन 24 आवर्स के अंदर हो सकता है, लेकिन अगर किसी कमिश्नर ने रास्ते में उसे वेरीफाई कर दिया तो कैंसिलेशन नहीं हो सकता। उसके बाद लास्ट पॉइंट, 2 पॉइंट रह गए बस। एक पॉइंट है यहाँ पे नॉन कंप्लायंस ऑफ ई वे बिल। अगर आपको मैम हम तो जनरेट ही नहीं कर रहे, तो आपके ऊपर 10,000 या फिर जितने का टैक्स बनता है, जो गुड्स आप लेके जा रहे हो उन पे सपोज करो 50,000 का आपका टैक्स GST बनता है, 10,000 या 50,000 विच एवर इज हायर का आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। देख लो कितनी स्ट्रिक्ट पेनल्टी है। अगर सपोज 5 लाख हुआ, 5 लाख का टैक्स बनता था, तो 5 लाख का आपका सीधे सीधे आपके ऊपर पेनल्टी बढ़ जाएगी। उसके बाद गुड्स भी कॉन्फिस्केट किए जा सकते हैं, जो गुड्स हैं वो ले जाएगा, वो GST डिपार्टमेंट अपने पास लेके जा सकता है। ठीक है जी, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन फाइलिंग ऑफ ई वे बिल। कई लोग होते हैं जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है ई वे बिल फाइल करने में। कौन कौन होते हैं? जिन्होंने लास्ट 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड की GSTR 3 भी नहीं भरी, जिन्होंने अपने लास्ट 2 टैक्स पीरियड्स की GSTR 3 भी नहीं फाइल करी, उनके ऊपर
उनका जो ई वे बिल होता है उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। अब ये याद रखना, जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं उन्होंने लास्ट 2 मंथ की जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करी, तब उनका ई वे बिल जो है रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अगर कोई कंपोजिशन स्कीम में है, जिसने QRMP स्कीम ले रखी है, उन्होंने लास्ट 2 क्वार्टर्स की अगर 3 भी फाइल नहीं करी, तो उस केस में आप उनका ई वे बिल जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। मतलब लास्ट 2 टैक्स पीरियड देखना, आपको टैक्स पीरियड देखना, आपको ये देखना है जिसे मंथली रिटर्न उसने लास्ट 2 मंथ की, और जिसकी क्वार्टरली रिटर्न है इसकी लास्ट 2 क्वार्टर्स की। ठीक है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे है पर्सन सस्पेंडेड अंडर सेक्शन 21A1, 3 एंड 2A। ठीक है, ये 3 सेक्शन है, सिर्फ जस्ट एक बार रीड करके चले जाना। अगर इन 3 सेक्शन में किसी पर्सन को सस्पेंड किया गया है तो उसका भी ई वे बिल रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, वो ई वे बिल इशू नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। अब ये विद दिस हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब आप लोगों ने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स तो पढ़ लिए हैं, अच्छे से आप लोगों को समझ भी आ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि ये जो नोट्स है ना, ये इतने सिंप्लीफाई नोट्स हैं यार, इन्हें आप खुद पढ़ने बैठोगे ना आपको खुद ही समझ आ जाएंगे। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं ये, इतने सिंप्लीफाई कर दिया, आप सीधे देखो यार, सीधे सीधे आपको समझ आएंगे नोट्स, इनमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। अब आप इन नोट्स को दोबारा पढ़िए अपने आप, आपको पूरा चैप्टर याद होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिए, आपका जीएसटी आपके पूरे कंट्रोल में आ जाएगा। ये नोट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे लास्ट डे पे भी। ठीक है। विद दिस इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।